बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में भी चंद ऐसी अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं देते बल्कि खबर के अंदर छुपी मालूमात तक रसाई भी फराहम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से रियाजुल हक, जावेद हुसैन और कराची स्टूडियो से शाहिद हुसैन सेलरा ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, आपको सबसे पहले बताएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशा खाना के खुसूसी ऑडिट की रिपोर्ट में अहम और दिलचस्प इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें माजी की हुकूमतों के कारनामे भी सामने आ गए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में काबीना की मंजूरी के बगैर तोशा खाना रूल्स में जो तब्दीलियां की गई हैं और वो जो होती नहीं हैं उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 से 2021 के दौरान तहाइफ के तखमीने डिस्पोज ऑफ करने में बेज़ाब्तियां हुई हैं। इस अरसे के दौरान इख्तियारात के बगैर 4 करोड़ 25 लाख रुपए के तहाइफ डिस्पोज ऑफ होने का इंकशाफ भी हुआ है। इस खबर के अंदर की मजीद खबर क्या है, जानते हैं नुमाइंदी रियाजुल हक से। जी रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या नरमी की गई थी वज़ीर आज़म के लिए उन कवानीन में? जी, ये ज़रा स्पेशल ऑडिट हुआ था और मज़े की बात यह है कि इस ऑडिट में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये भी कहा गया है कि इस ऑडिट का जो है दोबारा एक और ऑडिट भी होगा और उसकी तफसीलात बाद में शेयर की जाएंगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सी जगहों पे इन्होंने डेटा मांगा, तफसीलात मांगी तो इनसे शेयर नहीं की गई। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि रूल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे और किन किन सालों में किन किन चीज़ों के लिए रिलैक्स किए गए। तो सबसे पहले हम देखें कि 1973 में जो तोशा खाना के जो रूल्स थे ये बने और गालिबन भुट्टो साहब की हुकूमत थी जब ये सारे रूल्स बने और भुट्टो साहब जब इस पे साइन कर रहे थे फाइनली, तो उस दौरान उन्होंने लिखा कि ईमानदार लोगों ने तोशा खाना का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया, ईमानदाराना इस्तेमाल किया और जो गलत इस्तेमाल करने वाले थे उन्होंने उसको बेजा तौर पे लूटा। और उनके नोट में ये भी शामिल था कि 1956 के उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ जो वफ़द गया था चाइना, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा कीमती इनामात दिए। उन कीमती इनामात के साथ जब ये वफ़द वापस आया तो हांगकांग से वापसी पे आते हुए उन्होंने उन तमाम तोहफ़ों की कॉपीज़ वहाँ से ले ली, जो आप कॉपी कैट कह लें या उन ओरिजिनल चीज़ों के से जो सस्ते दामों चीज़ें मिलती थी वो साथ ले आए और तोशा खाना में वो सस्ती चीज़ें जमा करवा दी। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नोट है जो इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में शुरू में मौजूद भी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1956 से जो है इसका ये हो रहा था। तोशा खाना में उन्होंने कॉपी जो है उन तमाम चीज़ों की जमा करवाई, ओरिजिनल चीज़ें अपने पास रख लीं। यानी कि 1956 से ये तमाम मामला तब से ही चलते आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल चलते आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनरल मुशर्रफ का दौर आया, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर उसके बाद काफ लीग की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई। तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर 2018 तक इन तमाम अदवार में मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर मतलब दूसरे मानों में अपने लिए रूल्स रिलैक्स किए काबीना की मंजूरी के बगैर। अच्छा। और उसमें गाड़ियाँ भी थीं, उसमें घड़ियाँ भी थीं, उसमें कीमती कालीन भी थे, इसमें बेतहाशा ऐसी ऐसी सुराहियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो लाखों दिरहम में उनकी कीमतें थीं और लाखों डॉलर्स में उनकी कीमतें बनती थीं, लेकिन औने पौने देकर उनको जो है वो दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि हैरानकुन तौर पर ये तमाम चीज़ें जब रूल रिलैक्स किए गए तो काबीना की मंजूरी के बगैर किए गए। एक दूसरा ये कि इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जहाँ इनको अपनी पसंद की चीज़ें थी वो उन्होंने अपने पास रख लीं और रिकॉर्ड भी जो है मुरतब नहीं किया। और जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इनसे पूछा कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड किधर है, हम 93 से 2023-24 का जो है ऑडिट करना चाहते हैं, तो 2002 से पहले का रिकॉर्ड नहीं पेश किया। अच्छा। और उसकी तोजी ये पेश की कि 2023 में काबीना की एक कमेटी ने रूल्स जो है वो तोशा खाना के बनाए हैं और उसमें 2002 से पहले का जो सारा रिकॉर्ड है वो क्लासिफाइड कर दिया गया, लिहाजा वो आपसे शेयर नहीं हो सकता। हालांकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो क्लासिफाइड नहीं होता। क्या ऐसा कोई रूल मौजूद था कि काबीना की मंजूरी के बगैर जो है आप वहां से कुछ भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल किसी तौर पे ये रूल मौजूद नहीं था कि आप काबीना से की मंजूरी के बगैर
और स्पेशली मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस में तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बेसिकली फेडरल कैबिनेट होगी। तो आपने कोई कवानीन बनाने हैं, किसी चीज़ की तौसीक करनी है, वो फेडरल कैबिनेट से होगी। तो वज़ीर आज़म खुद से कुछ चीज़ों का वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जिसमें रूल्स में अमेंडमेंट हों, आईनी तरमीम हो, इस तरह की चीज़ें शामिल हों, तो उसके लिए पहले काबीना से मंजूरी दी जाती है। तो इन तमाम वज़ीर आज़म ने 2001 से लेकर ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ वगैरह का दौर था, 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत तक जो है किसी तौर पे भी उन्होंने वज़ीर आज़म ने काबीना से मंजूरी नहीं ली और अपने तौर पे चीज़ों को अपने लिए अमेंड करते रहे, रिलैक्स करते रहे रूल। और हमने देखा माजी में के तो इतना लंबा रियाज, इतना लंबा 2001 से 2018 किसी ने भी इस पे सवाल नहीं उठाया आज दिन तक? सवाल उठा, इन चीज़ों को इस तरह खुफिया रखा जाता है कि काबीना डिवीज़न जाके देखें तो हमने देखा कि पीडीएम की जब हुकूमत थी तो हमने देखा कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे पहली बार दिखाया हमें कि तोशाखाना अंदर से कैसे होता है। उसको बहुत बड़ा पुराने ज़माने का जो ताला था वो उसको लगाया होता है उन्होंने, और बड़ा जो है वो उसको बंद किया होता है। तो जाहिर है उसको बड़ा खुफिया भी रखा जाता है। लेकिन मसला ये है कि जो रूल रिलैक्स करते हैं वज़ीर आज़म, तो अपने लिए जब उन्होंने रूल रिलैक्स किए तो पूछने वाला कौन होगा? ये बात बाहर आएगी तो पूछी जाएगी। तो 2023 में उन्होंने रूल्स दोबारा से बनाए, और दिलचस्प बात यह है कि जो असल वारदात थी वो 2000 मजीद जो वारदात थी, यानी जिसे हम कहें वो 1993 से 2002 के दरमियान थी, जहाँ पे तमाम दुनिया के ममालिक के जो सफ़र किए गए वफूद के साथ वज़ीर आज़म गए, पूरे के पूरे तोशाखाना के तोहफे जो थे वो अपने घरों में ले गए। चाहे वो सोने के हार थे, चाहे वो बड़े जो है वो गिफ्ट थे, चाहे वो जितने भी जो है ना कालीन थे, कीमती कालीन थे, या इस तरह की बहुत सी जो है वो शो पीसेस थे। तो तहाइफ का जिक्र करना भी मुनासिब समझा गया कि तोशाखाना में कम से कम ये बताया जाए कि ये तहाइफ मिले हैं या बस डायरेक्ट अपने घरों में चले गए थे? वो बराह रास्त घरों में चले गए, और उसको बराह रास्त कवर देने के लिए 2023 में जो है इन्होंने रूल्स को अमेंड किया, और उन्होंने कहा जनाब हमारे पास तो रिकॉर्ड क्या है, वो तमाम के तमाम तोहफे तो है वो तो घरों को चले गए, लिहाजा ऐसा करते हैं उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। तो काबीना ने वो फैसला करके वो तमाम के तमाम जो तहाइफ का रिकॉर्ड था वो क्लासिफाइड कर दिया, एक किस्म का छुपा लिया। उसकी वजह ये थी कि अपने पे बात आनी थी। तो ये तो एक नुक्ता है सारे मामले का। फिर उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि जब ये रूल्स रिलैक्स किए गए, सारा मामला किया गया, तो आपने काबीना डिवीजन ने इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड तो रखा होगा। यानी चले रूल रिलैक्स किए, चीज़ें चली गई, आप 2093 से 2000 जो है वो 2 तक का रिकॉर्ड नहीं दे सकते, लेकिन 2002 से ऑनवर्ड जब ये रूल रिलैक्स किए गए सारे मामलात हुए, आपके पास रिकॉर्ड तो मौजूद होगा। बिल्कुल, वो तो ग्लास आया, सुराही आई, कालीन आया, वो कौन सा वजीर आज़म? जी बिल्कुल, उसका तो तयन होना चाहिए ना कि आखिर क्या चीजें आई हैं, कम से कम इसका तो हिसाब होना चाहिए। लिया कितने में, औने पौने दामों लिया या कुछ दिया भी कि नहीं दिया, वो तो एक अलग चीज है। तो उसका जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल किसी तौर पे मुरतब नहीं किया। काबीना डिवीज़न में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम चीज़ें ना सामने लाई जा सकी हैं, ना रसीदें दी जा सकी हैं, और ना ये बताया गया है कि आपने कहा है कि जी 553 जो तोहफे थे वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे रख दिए हैं, सरकारी इमारतों में रख दिए हैं। कहाँ पे रखे हैं आपने, किस जगह पे रखे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में रखे हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में रखे हैं, कैबिनेट डिवीज़न में, फॉरेन ऑफिस में, कहाँ पे रखे हैं? उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, इनका ये कहना है कि 22 करोड़ के करीब जो है वो रकम हमने 2002 से लेकर 2000 जो है वो 22-23 तक जो तोहफे थे बेचे, तो 22 करोड़ की रकम बनती है। जब इनसे पूछा गया कि ये 22 करोड़ जो रकम है इसके अगेंस्ट जितने तोहफे थे उसकी तफसील हमारे सामने फराहम कर दें, वो तफसील भी जो है वो काबीना डिवीज़न के अफसरान ने जो है फराहम नहीं की। उसकी वजह यही है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बगैर, चूँकि रूल्स तो थे नहीं, चीज़ें कायदा और वो कानून तो मौजूद नहीं था, वो बरह रास्त अपने घरों को ले गए। और ज़ाहिर है इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आला अफसरान भी मौजूद थे, काबीना डिवीज़न के अफसरान भी मौजूद थे, कैबिनेट डिवीज़न के जो सेक्रेटरी होते हैं वो बाकायदा तौर पर इस तमाम मामले को कैबिनेट डिवीज़न के लेवल पर देखते हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो मामलात में काबीना डिवीज़न के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो खामोशी से वो देखते रहे।
1956 के ज़माने को तो छोड़ दें, बहुत पुराना है। अगर हम देखें तब से, जब से रूल्स को रिलैक्स किया गया है, तो हमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो क्लियर करें कि तहाइफ की कीमत का तायन करने का क्या मैकेनिज्म है और वो कौन करता है कि उसका ठीक से वो तायन ही नहीं कर सका और वो औने पौने दामों निकाल दी गई। फरजाना, ऑडिटर जनरल ने इस सवाल जब ये सवाल उनसे पूछा कि आपने जो तयन किया है वो किस रिकॉर्ड के तहत, किस चीज़ के तहत किया आपने, तो जिन अफसरान को तयन किया जाना था, जिन अफसरान का कि आपने इस सारे मामले को देखना है और रिकॉर्ड मुरतब करना है, तो वो अफसरान जो थे वो उस ग्रेड ही के नहीं थे। 15-16 ग्रेड के जो अफसरान थे उन्होंने ये रिकॉर्ड मुरतब किया और 19, 20 और 21 ग्रेड के अफसरान का ये काम था इस सारे रिकॉर्ड को मुरतब करना। ये तो एक बात थी कि इस चीज़ को भी फॉलो नहीं किया गया। दूसरा ये था, उसके लिए जो फर्म हायर की गई थी, उस फर्म की वो सलाहियत और काबिलियत ही नहीं थी कि उस फर्म ने इस सारा जो कीमतों का जो तयन है वो करना है। बस एक आम सी फर्म को ले लिया और उनसे पूछा गया कि ये बताएं जनाब, ये घड़ियाँ हैं, इनकी क्या कीमत है। उन्होंने जनाब दाएं बाएं से पूछ के इसकी 2 लाख, इसकी 3 लाख लगा दी। 50 लाख और 70 लाख और 80 लाख और 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी। हमने देखा कि ये मामला ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए के, लाखों अरबों करोड़ों के तोहफे तहाइफ तोशा खाना में जमा होते हैं। इतना बड़ा जो था वो काम ना तजर्बाकार कंपनियों को किस लिए और किस प्रोसेस के जरिए दिया गया था? इसमें कोई प्रोसेस नहीं था, कोई बिडिंग नहीं थी, कोई किसी तौर पे भी इस मामले को संजीदा अंदाज में नहीं देखा गया। बस एक कंपनी इन्होंने रैंडमली हायर कर ली और उसको कहा कि जनाब आप जो है ये कीमतों का जो है वो तयन करेंगे। तो और ऑडिटर जनरल ने इसका जिक्र भी किया है कि आप जब ये सारा मामला करें, ऐसा लग रहा है आपने इस कंपनी को ओब्लाइज किया है कि हमने तो कोई कंपनी तो ढूंढनी है। ऐसा करते हैं कि आप आ जाएं, बैठ जाएं, इनका तयन कर दें, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आप अपना काम भी जारी रखेंगे। तो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब जो है वो उस उसूल को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस सारा मामला जो है वो गंभीर हुआ। और बहुत से फैक्टर्स थे। तोशा खाना का जब ऑडिट हुआ, जब पहले एक ऑडिट हुआ उसको भी हमने 92 में रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि आइंदा के बाद इस तरह का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो न सिर्फ मुरतब किया जाएगा, बल्कि जितनी भी चीज़ें आएंगी वो तमाम के तमाम जो है वो बाकायदा पहले तोशा खाना में जमा करवाई जाएंगी। उसके बाद जो है जिसको वो चीज़ मिली है उसको वो लेटर जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप बताएं क्या ये घड़ी आप रखना चाहते हैं, आपने घड़ी वापस। तो ये पहले ये होता था कि घड़ी उन्हें चीन में, अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदी अरब में मिल गई, वो घड़ी साथ लेके घर चले जाते थे और बाद में जो है वो किसी से पूछ लेते कि इसकी क्या कीमत है, वो कहते थे 1 लाख 2 लाख बनती है, वो 2 लाख रुपए जमा कर। अच्छा, तो जुबानी जमा खर्च पे जो है ये सारा लेन देन होता था, अंदाजा लगा। रियाज, एक और चीज जो काफी देर से मेरे माइंड में जो है वो अटकी हुई है कि वो जो आपने स्टार्ट में हमें एक बात बताई कि ओरिजिनल चीजों की कॉपी बनवा के वो आके तोशा खाना में जमा करवा दी गई और ओरिजिनल चीजें खुद रख ली गई, तो उसका ऑडिट कोई नहीं करता था क्या? उस हवाले से कोई तहकीकात की गई कि ये कॉपीज थी, ये ओरिजिनल चीजें नहीं थी? ये तो 1956 की बात है और ये भुट्टो साहब ने ज़ाहिर इसका जिक्र किया है, लेकिन चलें वो तो तब की बात, छोड़ दें, फिर 1956 की बात है तो छोड़ दें फिर उसको। हाँ, हम अगर बात करें इस रीसेंट पास्ट की, यानी जैसे मैंने कहा कि 1993 से ऑनवर्ड जिन्होंने रिकॉर्ड मांगा और इनको जी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन और 2002 से पहले का तोशा खाना का रिकॉर्ड खुफिया रखने का कहा गया था, उसकी क्या वजह है? उसे क्यों खुफिया रखा गया? 56 की तो बात हमने छोड़ दी। उसकी वजह ज़ाहिर है हमने शुरू में थोड़ा सा इसको टच किया। उसकी वजह ये थी कि वो जो तोहफे मिले, मिसाल के तौर पर 25 अरकान का जो है वफ़द था, 25 के 25 अरकान को जो कुछ भी मिला वो तमाम के तमाम अपने घरों को ले गए। लिहाजा अगर वो चीज़ सामने आएगी तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनेगी कि वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान, सीनियर अफसरान, सिविल मिलिट्री अफसरान, ब्यूरोक्रेट जो थे, जिनको जो कुछ मिला, सुराहियों से लेकर घड़ियाँ, कालीन और सोवेनियर्स और जो भी जिसको जो सामान मिलता था वो अपने साथ ले गए। अब ये होता है कि 1 से 16 तक के जो अफसरान हैं उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको कैश जो है अवार्ड दिया जाता है, कुछ पैसे जो है वो कैश में रकम दे दी जाती है। इसके बारे में ज़ाहिर काबीना डिवीज़न के जो तोशा खाने के रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि कैश की जो रकम है ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो रकम अपने पास रख सकते हैं। रियाज, ये बताएं कि क्या 2018 से पहले भी तहाइफ की नीलामी होती थी, और अगर होती थी तो कीमतों का तयन कौन करता था?
अच्छा, कीमतों के तमाम चीज़ों की कीमतों के तयन के लिए जैसे मैंने कहा कि 17-18 ग्रेड के अफसरान का जो है वो किया गया और एक जो है साहब ले लिए जाते थे फॉरेन ऑफिस से, और वो जो है वो रफली कीमतों का तयन करते थे। फिर कुछ अर्से बाद इन्होंने एक फर्म भी हायर कर ली और हमने उस पर डिस्कस कर लिया कि फर्म जो थी वो इस काबिल ही नहीं थी, बल्कि उसको नवाजा गया था ऑडिटर की जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, वो इस अहल ही नहीं थी कि वो कीमतों का तयन कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, तोशा खान तहाइफ लेने के हवाले से जिसका जितना बन पड़ा उसने उतना ही लिया और कोशिश ये की कि किसी को पता भी ना चले और कानो कान खबर भी ना हो और तहाइफ हमारे पास आ जाएं। जिसको बन पड़ा उसने कॉपीज भी जमा करवा दी और असल चीज जो है वो अपने घरों को ले गए। हुकूमत अब इस हवाले से अगर ऑडिट कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। दुआ है कि इस हवाले से बहुत अच्छे नताइज हमारे सामने आए। नाजरीन, अब रुख करते हैं सिंध का, जहां पर उस्ताद तो मौजूद हैं लेकिन बड़ी तादाद में स्कूल्स बंद पड़े हैं और सिंध के पसमानदा इलाकों के 169 स्कूल भी ताहाल बंद हैं और न जाने अब तक कितने बच्चे तालीम के जेवर से भी महरूम हो चुके हैं। ये सारा मामला तो अदालत तक भी जा चुका है, लेकिन फिर भी स्कूल बंद पड़े हैं। आखिर क्यों ये स्कूल बंद हैं? मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा शाहिद हुसैन सैलरा। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध में कितने स्कूल बंद हैं और इस बंदिश की क्या वजह है? देखिए, अगर इससे पहले थोड़ी सी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पहले नंबर पर जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं वो बलूचिस्तान के, और दूसरे नंबर पर अगर बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं हो पा रहे, जिनकी उम्र हो चुकी है, वो सिंध है सूबा, जिसमें लाखों की तादाद में बताया गया है कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल सके या दूर दराज स्कूल होने की वजह से नहीं मिल सके। सेक्रेटरी तालीम की तरफ से कुछ अर्सा पहले सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी कि सिंध के जो 27,000 के लगभग स्कूल हैं या तो गैर फाल हैं या मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और अगर कुछ खुले हुए हैं तो वहाँ पर टीचर्स ना जाने की वजह से जो है वो स्कूलों में बच्चे नहीं हैं और तालीम जो है वो वहाँ पर नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो सूबे के बच्चे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अब चूँकि जजेस जो हैं सिंध हाई कोर्ट में बेशतर ऐसे भी हैं जो इन मामलात को बड़ी बारीकी से समझते हैं, जिसमें वडेरा शाही और लाकानूनियत हो या फिर दूर दराज इलाके जहाँ पर तालीम और सेहत का मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो वो नोटिस करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने अहकामात भी देते हैं कि इस मामले को देखा जाए और हुकूमत सिंध जो है इस मामले को बेहतर करे, खासतौर पर तालीम और सेहत के मामले पे। तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि तमाम सूबे के स्कूलों को बहाल किया जाए और स्कूलों में जो टीचर पढ़ाने के लिए नहीं जाते उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पूरे सूबे में जो है वो नस्ब किया जाए, ताकि कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा शख्स जो स्कूल में जॉब करता हो और वो तालीम के वक्त जो है वहाँ पर मौजूद ना हो। अब सूरत हाल ये है कि 27,000 स्कूलों में से कुछ अर्सा पहले एक और रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि 540 के करीब स्कूल जो है वो बहाल किए गए हैं, बाकी आज तक जो है वो गैर फाल हैं, और कहीं ये बहाना बनाया जा रहा है कि सैलाब वहाँ गया था, इमारतें मुतासर हुई, तो कहीं ये कहा जा रहा है जी दूर दराज इलाके हैं तो इस वजह से टीचर्स नहीं जा पाते। आज भी इस बात को सूबाई वज़ीर तालीम तस्लीम करते हैं कि 19,000 स्कूल जो है वो उनको रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये रातों रात की बात नहीं है। सूबे में तकरीबन 17वां साल चल रहा है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बिला शिरकत गैर, और वो कह रहे हैं रातों रात ठीक नहीं हो सकते। मतलब 16 साल में 17 साल में उन्होंने ठीक अगर किया है तो क्या रातों रात ठीक किया जिसकी वजह से वो मिसाल उनके हिसाब से रातों रात ही हैं। अच्छा, उनका फिर दूसरी तरफ ये भी दावा है कि तकरीबन 7,000 के लगभग हम टीचर्स जो है मेरिट पर भर्ती कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो मेरिट पर भर्ती टीचर्स हैं उनके अक्सर आपने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, जब प्रेस क्लब या अपने मराद के लिए तनख्वाहों के में इजाफे के लिए मुस्तकिल करने के लिए जब वो एहतजाज करते हैं तो उनको टीचर्स के स्पेलिंग भी नहीं आते, यानी कि जो खुद पढ़े लिखे नहीं है सिफारशी टीचर भर्ती होंगे तो फिर बच्चों को किस तरह तालीम देंगे, एक ये सिस्टम। दूसरा आपने सुना होगा कि सिफारशी जो है वो लोग जॉब्स पर मुलाजमतों पर सरकारी नौकरी पर भर्ती किया जाता है। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, जो इतलात हैं वो ये हैं कि सिंध में वडेरों के सिफारशी स्कूल भी कायम किए गए, जिसमें खासतौर पर अब सैकड़ों एकड़ एराजी जो है वो थी जिन किसी वडेरे की, तो उनको जब हुकूमत की तरफ से ऑफ़र की गई कि गाँव या गोठ या कोई ऐसी आबादी बताई जाए जहाँ पर स्कूल कायम किया जाए, तो उन्होंने आबादी वाली जगहों पर स्कूल बनाने के बजाय स्कूल जो है वो अपने गोठों और अपनी ज़मीनों पर कायम कर दिए जहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी तक नहीं रहता, कोई लोग नहीं रहते, कोई बस्तियाँ इलाके नहीं हैं। तो फिर इतना तवील सफ़र तय करके भी बच्चे वहाँ पर जो है वो नहीं जा सकते। एक तो ये मुश्किलात हैं। दूसरा, अगर शहरों की अगर हम बात करें खासतौर पर कराची से लेकर कश्मीर तक, तो वहाँ पर भी स्कूलों की हालत अब तक
अबतर है। और जो निज़ाम तालीम से वाबस्ता शख्सियात हैं उनसे जब बात होती है या गवर्नमेंट के लोगों से बात होती है, उनका ये कहना है कि चूँकि जो दरसी किताबें हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है जो कानून में मौजूद है कि पहली से लेकर 10वीं तक मुफ्त तालीम देगी, तो ना तो बर वक्त किताबें पहुँच पाती हैं और ना ही बायोमेट्रिक सिस्टम है। और जहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए कोशिश की भी गई है तो वहाँ इंटरनेट ही दस्तियाब नहीं है, तो फिर बायोमेट्रिक कैसे चलेगा? भाई हुकूमत ही तो फंड्स जारी नहीं करती है। हमारी मालूमात के मुताबिक तो गैर मुल्की डोनर्स भी हैं जो कि फंड्स देते हैं। तो कितना फंड्स आता है वहां से और उसे खर्च कौन करता है, उसका हिसाब किताब कौन लेता है? देखिए, बराह रास्त ना तो वर्ल्ड बैंक जो है वो खर्च जाके करता है, ना IMF या दूसरे जो जितने भी डोनर्स हैं उनकी तरफ से कोई बराह रास्त वो खुद जाके खर्च करते हैं, बल्कि वो सूबाई हुकूमत के ज़रिए ही जो उनके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं स्कूलों की बनावट से लेके उनको बनाने से लेके दूसरे जो इस्लाहात से मुताल्लिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सूबाई हुकूमत के ज़रिए ही जो किए जाते हैं। लेकिन मामला यही जो है वो आके ख़त्म हो जाता है कि आगे जो टेंडर जारी किए जाते हैं, आगे जो ऑडिट किए जाते हैं या उसकी जाँच पड़ताल की जाती है, ग्राउंड्स पर कुछ नहीं होता। बजट आता है, खर्च भी हो जाता है, लेकिन ना तो स्कूल बन रहे हैं, ना जो बने हुए हैं उनको बहाल किया जा रहा है और ना ही फिर बच्चे जो है ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहे हैं। इसी वजह से मुसलसल जो है वो इनरोलमेंट बढ़ने के बजाय कम हो रही है, क्योंकि एक तो महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। एक अगर नॉर्मल आप जैसे O लेवल या बेहतर स्कूल में मजीद भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, 50-60 हज़ार किसी एक शहरी की तनख्वाह है, वो 4 बच्चों को कैसे तालीम दिलवा सकता है प्राइवेट जो है स्कूलों में। इसी तरह सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूलों में जो है वो बच्चे पढ़ इसलिए नहीं पा रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, वालिदैन उनको तालीम नहीं दिलवा पा रहे। सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी है कि पहली से लेकर 10वीं तक उन्होंने तालीम मुफ्त फराम करनी है, वो तालीम फराम नहीं कर रही। आज भी वज़ीर तालीम है सिंध के, उन्होंने दावा किया है कि देखें जी किताबें तो हमने जो है वो कर दी हैं कि जल्द जो है स्कूलों तक पहुँचा दी जाएंगी मुफ्त, लेकिन अगर नहीं ना आई तो मैं उर्दू बाजार खुद चला जाऊँगा लेने के लिए। तो अब वज़ीर तालीम का काम ये भी रह गया कि वो जाके किताबें भी बांटें। तो यहाँ पर क्योंकि जो मैकेनिज्म बनाए जाते हैं वो सारे सिफारशी हैं और वो वडेरों के हैं, MPs MNAs के हैं, तो इसलिए जो है वो बच्चे जो है लाखों की तादाद में आज तक बाहर हैं। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि सरकारी स्कूलों में तो इनरोलमेंट जो है इजाफा जो है वो अदालत की जानिब से कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया था कि इतने अरसे में हमें रिपोर्ट पेश की जाए? बीच में तातीलात थी, जो गर्मियों की तातीलात थी, उसके बाद अभी जैसे वेकेशन ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर ये दोबारा मुमकिन तौर पर रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन ये है कि जो फंड्स हैं उस हवाले से अभी तक जो है वो ठोस शवाहिद और उसके जो बाहर से डोनर्स या फिर वर्ल्ड बैंक या दूसरे इदारे अगर कोई फंड्स देते हैं तो उनकी किस तरह उनको खर्च किया जाता है, किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है और कौन खर्च करता है, उस हवाले से तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन फिल वक्त जो अगर हम तालीम की बात करें तो वो स्कूलों की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है। जो अदालत ने ऑर्डर दिए थे कि 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, इस तरह मुख्तलिफ अवकातों में ऑर्डर्स आते रहे, उसमें जो है अब तक इन जो 27,000 के लगभग स्कूल थे जो कि सूबाई हुकूमत अपनी रिपोर्ट में खुद तस्लीम कर रही है, वो असल हालत में बहाल नहीं हो सके हैं। चलें उसको तो शाहिद एक तरफ कर देना, दूसरा जो सिस्टम कहा गया था सूबे में कि सूबे में साजा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसे मुकम्मल फाल करना चाहिए, वो कितना फाल हुआ? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया जैसे इंटरनेट जिन इलाकों में नहीं है तो वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे काम करेगा, और वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम जिन इलाकों में नहीं लगाया गया है तो वहाँ पर ये इतलात हैं कि कोई शख्स जो महकमा तालीम से वाबस्ता हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम की जो बायोमेट्रिक की जो मशीन है वो साथ लेते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा मुख्तलिफ स्कूलों के चक्कर लगाते हैं और वहाँ पर जो टीचर मौजूद होते हैं उनकी हाजिरी लेते हैं और पूरे हफ्ते का काम हो जाता है। यानी कि बायोमेट्रिक में भी धांधली के ऊपर मजीद धांधली कि अगर रूटीन में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है और कोई टीचर जाता है और जाके अपनी हाजिरी लगाए और उसके बाद फिर जब जाने लगे स्कूल के टाइम के बाद तो वो हाजिरी लगा के जाए, लेकिन बताया गया है कि हफ्ते में एक बार एक आदमी जाता है जो मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट करता है, उसके पास बायोमेट्रिक मशीन होती है और जाके वो अटेंडेंस लेता है और चला जाता है। तो इस तरह भी जो है वो इतलात मुख्तलिफ इलाकों से मिल रही है, चाहे वो दूर दराज इलाके हैं या फिर शहरों के इलाके हैं, उनमें सरकारी स्कूलों की जो बायोमेट्रिक सिस्टम ज़रूरी करार दिया था अदालत की तरफ से, उस पर भी ठीक मानों में अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। ठीक है शाहिद, इस वक्त ना माहिर कानून मेमन एडवोकेट ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सुहेल मेमन साहब आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे शो में अपना वक्त दिया। जी आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा सुहेल मेमन साहब, क्या कहेंगे आप, अदालतों में इस तरह के केसेस ज़ेर समाअत होना, उस पर फिर भी अमल दरामद ना होना, क्या सिचुएशन है? देखिए, जिस तरह दूसरे महकमों की कारकर्दगी मायूस कुन है, उसी तरह सिंध में मैं स्पेशली सिंध की बात करूँगा, तालीम की जो हालत है वो काफ़ी फिक्रमंदाना है और उस पर
हालांकि वर्ल्ड बैंक के फंड्स हैं, IMF के फंड्स हैं, पैसा बहुत है, मुफ्त की किताबें देने का प्रोग्राम है, कहीं पे दूध दे रहे हैं, कहीं पे कुछ स्कॉलरशिप दे रही हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों की, खास करके प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वो सिंध में, वो बहुत ही तबाहकुन है। पूरा आप उसके डेटा ले लें, लाखों जी हाँ बिल्कुल लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूलों में जाते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है बच्चों की, अब बच्चों को हम कुछ नहीं दे सकते, वही जो है वो सीखेंगे। बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, और करीब से करीब भी कोशिश कर रहा है कि वो 4 पैसे 1500 वाले भी किसी प्राइवेट स्कूल में चला। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिलियंस ऑफ रुपीज आपको हर साल मिलते हैं फंड्स में, दुनिया देती है, उसके बाद भी तालीम का बेड़ा गर्क क्यों है? उस तादाद को देख ले कि वो पहले मैंने कुछ साल पहले एक मुहिम चलाई थी गोस्ट टीचर्स के खिलाफ, और काफी बड़ी मुहिम चलाई थी। उस वक्त गोस्ट टीचरों की तादाद थी 45,000। आप यकीन करें 45,000 टीचर गोस्ट थे। गोस्ट उनको बोलते हैं जिनकी तनख्वाहें निकलती हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं। अभी जो आजकल की फिगर आ रही है, अभी तक 6 से 7,000 टीचर इस दौर में भी, जब बायोमेट्रिक का सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस थोड़ा ज्यादा है, सोशल मीडिया है, उसके बावजूद 5 से 6,000 टीचर गोस्ट हैं। अब वो तनख्वाह लेते हैं, आते नहीं है। लेकिन सुहेल मेमन साहब, ऐसे बायोमेट्रिक का हम क्या करें? हमारे साथ शाहिद भी मौजूद थे। शाहिद अभी यही बता रहे थे कि हफ्ते में एक बार बायोमेट्रिक मशीन ले जाई जाती है और वो पूरे हफ्ते की जो है हाजिरी लग जाती है, तो क्या फायदा हमें ऐसे बायोमेट्रिक का? डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो मशीनों, आप मशीनों से इनको कंट्रोल करेंगे, ये मशीनों से भी कंट्रोल लेने वाले हैं नहीं। ज़मीर की बात है, सिस्टम की बात है, और ये अजीब सिचुएशन है। मुझे तो ये देखे ना, मैं इस मामले में बहुत ही हिसास रहा हूँ और मैंने काफ़ी लिखा है इन मामलों पे। अब कोई टीचर अगर नहीं आ रहा है और कोई ऑफिसर उसको अगर कोई सस्पेंड करा है, तो फिर किसी MNA की, किसी वजीर की, किसी की कॉल आ जाती है कि इसको बहाल करो, इसकी तनख्वाह जारी करो। जब सिस्टम ये होगा तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? सूरत हाल इंतहाई सरकारी लेवल पे। अब जैसे मैं आपको बोलूँ, अरबों रुपए के, जी करोड़ों की बात नहीं है, अरबों रुपए के दर्सी किताबें जो हर साल छपती हैं, वो पूरे सिंध में हर साल किराए होती है कि बच्चों को एक तो टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, दूसरा अगर मिलते हैं तो उनकी क्वालिटी पुअर होती है, और जब क्वालिटी अगर पुअर होती है तो उसके अलावा पूरे सिंध में कहीं छपते हैं कि वो ठेकेदारी सिस्टम आपको पता है होता है, कौन छाप रहा है कौन नहीं छाप रहा है कुछ पता नहीं है। अपनी मशीनें होते हुए ये प्राइवेट इदारों से छपवाते हैं। सारा एक सिस्टम है, एक माफिया सिस्टम है। उसके लिए और उसका सबब क्या बन रहा है, उसका जो आखिर नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि तालीम का जो रेशो है, तालीम की जो कारकर्दगी है, तालीम का जो मयार है, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। क्या वजह है सुहेल मेमन साहब? क्या मैकेनिज्म नहीं हम बना पा रहे हैं? इतने बड़ी जो है हमें फंड्स मिलते हैं बड़ी तादाद में, बाहर के मुल्कों से फंड्स आते हैं, और जो है सूबाई हुकूमत वो भी फंड्स जारी करती है, उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर स्कूल बहाल नहीं हैं। क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि इनको बहाल किया जाए? देखिए, मैं पहले तो मैं यही बात दोबारा दोहराऊंगा कि हमारी तकरीबन हर महकमे की जो हालत है वो कोलैप्स हो गई है। जब आप सजा और जजा का अमल नहीं करेंगे और जो गोश्त हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो परफॉर्म नहीं करते हैं, उनको अगर कोई सजा मिलती हो तो उनको आप छुड़ा देंगे, तो सजा और जजा नहीं होगी तो कोई भी उसको घास भी नहीं डालेगा। नंबर 2, प्रायोरिटीज हैं। अगर तालीम हमारी प्रायोरिटीज में हो, अगर हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज में हो, तो हम बहुत आगे जाएं। आप बजट का ले लें ना, आपका तालीम का बजट काफ़ी ऐसे महकमों से कम है जिनको देख के हम तो हैरान हो जाते हैं कि इस महकमे में क्या रखा है कि इन्होंने तालीम के बजट को कम रखा है और इस महकमे के बजट को ज़्यादा रखा है। तो प्रायोरिटीज हमारी तालीम शायद है ही नहीं। हमने बच्चों को बाउंड नहीं किया, उनके पेरेंट्स को बाउंड नहीं किया कि जो भी बच्चा होगा स्कूल जाएगा, और जो बच्चे गरीब काम करते हैं उन पे हमने बाउंड नहीं किया उनको कि इनकी जो लेबर होगी वो स्कूल टाइम के बाद होगी। ये काफ़ी ये ईजी, ये पूरी दुनिया में होता है, इस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है। तो हम इसको मतयन यहाँ पे लागू कर सकते हैं कानून। जैसे आपने देखे अदालतों की बात की, अदालतों में काफ़ी इनकी खिंचाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे हैं, एक आके बोल देता है कि सर हम कर लेंगे, फिर वो 2 महीने
बाद केस आता है, फिर आके रिपोर्ट देता है सर हमने किया, दूसरे डिपार्टमेंट ने नहीं किया। अदालतों का सिस्टम थोड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ से परफॉर्मेंस हो जाती है बहरहाल। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तालीम, हम कहते तो हैं कि तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन हमने इसको कभी प्योर नहीं रखा। माहिर कानून सुहेल मेमन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। ना तालीम को जब तक हम प्योर नहीं रखेंगे हम इस पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है मेमन साहब ने कही कि सजा और जजा का सिस्टम, इसे बहाल करने की जरूरत है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि अरकान पार्लियामेंट के लिए नया रिहायशी मंसूबा कौमी खजाने के लिए सफ़ेद हाथी बन गया है। 2011 में पार्लियामेंट लॉजेस से मुत्तसिल नई रिहायशी ब्लॉक्स का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है और मंसूबा कौमी असम्बली, सेक्रेटेरिएट, वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन और CDA के लिए दर्द सर बन गया है, जबकि CDA ने फंड्स की अदम दस्तयाबी का मलबा भी खजाना और प्लानिंग डिवीजन पर डाल दिया है। अब सवाल यह है कि मंसूबे की ताखीर पर जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक क्या कानूनी चाराजोई की गई है। मजीद खबर के अंदर की खबर बताने के लिए हम मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन। जी जावेद, सबसे पहले बताइएगा 4 करोड़ का मंसूबा 8 अरब तक कैसे पहुंच गया? जी देखें, इस मंसूबे से मुतालिक पहले आपको ये बताते चलें कि इसकी जो लोकेशन है वो आपने पार्लियामेंट लॉजेस का नाम तो सुना होगा इस्लामाबाद में, जहाँ पे अरकान पार्लियामेंट की रिहाइशें पहले से मौजूद हैं। उसी के मुत्तसिल जो है ये एक नई इमारत जो है जिसकी बुनियाद 2011 में रखी गई थी, वो मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। तकरीबन 13 साल हो चुके इस मंसूबे को और ये एक सफ़ेद हाथी की सी शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर हर दौरे हुकूमत में बजट भी मुख्तस किया गया, फंड्स लगाए गए, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर से आगे बात ना बढ़ सकी। और अब जो है दोबारा से इसमें जान डालने के लिए इसमें कोशिश की जा रही है और इसके इश्तिहार टेंडर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पिक्चर है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन और जो खजाना फाइनेंस डिवीज़न है उनकी तरफ से ताहाल जो अप्रूवल्स हैं नए फंड्स की वो नहीं जारी की गई, जिसकी वजह से एक बार फिर ये मंसूबा ताख़ीर और इल्तिवा का शिकार दिखाई देता है। और इस हवाले से जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, तकरीबन 5.5 एकड़ पे मुहित ये एक मंसूबा है जिसमें जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके रिहाइशों के लिए लग्जरी रिहाइशें यहाँ पर तैयार होनी हैं और तकरीबन 104 स्वीट्स हैं जो कि तैयार किए जाने हैं और 2 ब्लॉक्स हैं जिस पर काम किया जा रहा है। और इन 2 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक के अंदर 52 स्वीट्स जो हैं वो उनकी तामीर की जा रही है और इसी के साथ साथ तकरीबन 500 सर्वेंट्स के जो क्वार्टर्स हैं उनके भी 5 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए हैं। मजमूई तौर पर 5 ब्लॉक्स हैं जिस पर ये मंसूबा मुहित है और तकरीबन इसमें कमर्शियल एरिया भी रखा गया है, जिम खाना भी रखा गया है, पार्किंग एरिया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन ये मंसूबा जो कि 4 करोड़ से ज़ायद की रकम का जो PC2 जमा करवाया गया था, CTWD ने इसको अप्रूव किया था 2007 में। और इसी तरह से आपको बताएं कि एक्निक ने 2010 में जो है इसके लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो मुख्तस की थी इब्तदाई तौर पर, वो इस पर खर्च की गई, जिसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हुआ और उसके बाद फिर इसकी जो फिनिशिंग थी वो ताहाल नहीं हो सकी और बहुत सारा ऐसा एरिया जो कि अभी डेवलप होना है, कंस्ट्रक्शन होनी है, वो भी अभी रहता है, जिसके बाद जो सूरत हाल है वो इल्तवा का शिकार होती चली गई और आज 2024 13 साल गुजर गए, इस पर मजीद काम नहीं हो सका। तो इस हवाले से आपको बताएं कि जो ये मंसूबा था इसको देखें, इस पे जो जिम्मेदारी थी इस मंसूबे पर जो फाइनेंस था वो कौमी असम्बली, बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का ये प्रोजेक्ट है जिस पर PSDP से जो है फंड जारी किए गए और प्लानिंग कमीशन ने इसकी मंजूरी दी और CDA जो है इसका जिम्मेदार थी कि वो आगे इसके टेंडर करके इसकी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करवाती। तो CDA अथॉरिटी जो है वो इसके जिम्मेदार है जिसने इसकी तकमील करनी है और इस पर काम मुकम्मल करना था। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो शामिल किया गया था वो आरिफ हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को शामिल किया गया, जो कि आपको बताएं कि बाद में उसके साथ जो मुआहदा था वो टर्मिनेट करना पड़ा क्योंकि वो किसी वजूहात की बिना पर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद वो मुआहदा कंस्ट्रक्शन का उस कंपनी के साथ ख़त्म हो गया
उसके बाद से लेके अब तक के किसी कंपनी के साथ मजीद जो है वो मुआहदा नहीं हो सका। और इस दौरान में आप देखें कि 2011 में जब ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर PDM, फिर मुस्लिम लीग और इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त मौजूद है। तो ये तकरीबन 4 से 5 अदवार बनते हैं जिसमें इस मंसूबे को जो है वो सरफ नज़र इस पर किया जाता रहा, और इसी दौरान में इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी डबल से ट्रिपल होती चली गई, और इस वक्त जो है वो ये मंसूबा तकरीबन 8.5 अरब रुपए से जायद का मंसूबा बन चुका है। अच्छा, और इस वक्त जो रिवाइज्ड पीसी जमा करवाया गया है CDA की जानिब से। जी, इस मंसूबे पर आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पर जो तौसी मंसूबा है इस पर 2,90,83,55,000 रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं। अच्छा। और 23 मई 2011 को इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ था, और CDA ने जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस की तामीर करनी थी, और हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जो फंड्स थे वो PSDP से मंजूर करवा के इस पर फंड्स लगाए, और मंसूबे पर जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर है उस पर तकरीबन मौजूदा हालत में 1,29,28,00,000 रुपए का जो कॉस्ट है जो अभी तक आ चुकी है वो इस पर लगाई जा चुकी है। लेकिन 13 साल के बाद अब CDA ने एक रिवाइज्ड PC1 जो है वो जमा करवा दिया है, जिसमें बताया गया है कि इसकी मंसूबे की लागत तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए, यानी कि आपको बताएं कि 8 अरब से जायद की लागत इस पर अब बताई जा रही है, जो कि बनती है कि आपको बताएं कि 8 अरब 62 करोड़ रुपया जो है वो इस पर अब बताया जा रहा है कि लागत आएगी, और ये मंसूबा जो है वो अब 3 गुना ज़्यादा इस पर कॉस्ट आ रही है, और ये मंसूबा जो है वो अब इल्तवा का शिकार दिखाई देता है, क्योंकि अभी भी जो CDA का ये PC1 है इस पर प्लानिंग कमीशन की जानिब से और खजाना डिवीजन की जानिब से अभी तक इसकी PC1 की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन फंड्स तो अभी भी जारी नहीं किए गए हैं, उसके अंदर भी जो है वो पसोपेश डाला जा रहा है, तो मजीद कितना डिले आ सकता है इस मंसूबे के अंदर? जी देखिए, इसमें जो CDA है वो ये कहता है कि जो मौजूदा फिस्कल ईयर है 2024-25 उसमें 3,58 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं, और ये सिर्फ रिक्वायर्ड हैं, यानी कि मतलूबा रकम जो इस वक्त बताई गई है जो कि फ़ेज़ 1 को मुकम्मल करने के लिए CDA की जानिब से बताई गई है कि आप हमें 3,58 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम आप दे दें तो हम फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर देते हैं, और उसमें से अभी तक 2,35 करोड़ रुपए सिर्फ एलोकेट किए गए हैं, वो अलॉट नहीं किए गए, सिर्फ एलोकेशन उसकी हुई है, और इसमें जो बाकी है जो रकम है वो अभी फ़ेज़ 1 के लिए रिक्वायर्ड है। फ़ेज़ 1 के लिए भी जो रकम मतलूबा रकम जो CDA मांग रहा है वो भी अभी इस तरह से दिखाई नहीं दे रही कि उनको फ्राहम की जा सकेगी, क्योंकि जो PSDP की रकम थी वो पहले से कंज्यूम की जा चुकी है, और दूसरी जानिब जो CDA ने PC1 रिवाइज करके पेश किया है उसमें इतनी बड़ी अमाउंट बताई गई है कि जो प्लानिंग कमीशन भी उस पर अब घबरा रहा है कि वो किस तरीके से इतनी बड़ी रकम जो है उसकी अप्रूवल दी जाए, और दूसरी जानिब ख़जाना डिवीज़न की जानिब से भी इसकी मंजूरी नहीं दी जा रही। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि मज़ीद ये मनसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार दे रहा है और दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब CDA ये तैयारी करके बैठा है कि 6 अगस्त को उन्होंने टेंडर्स जो हैं वो उसके लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया है, और ये उन्होंने बताया कि 21 सितंबर 2024 को इसके हवाले से जो अवार्ड है काम का वो हम किसी कंपनी को कर देंगे। अब उन्होंने ये प्रोसेस का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अब CDA को भी दिखाई दे रहा है कि ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार होगा, और इसके लिए प्लानिंग कमीशन और ख़जाना डिवीज़न की जो अप्रूवल है वो इंतहाई ज़रूरी है। उनकी जानिब से जो ज़राए बता रहे हैं कि ताहाल मंजूरी नहीं दी गई है। अच्छा जावेद, एक तो फंड्स ही नहीं हैं, दूसरी जानिब जो है स्पीकर अयाज सादिक साहब उन्होंने भी हुक्म दे दिया है कि फौरी तौर पर मंसूबा जो है उसे मुकम्मल किया जाए, नहीं किया जाएगा तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। तो कानूनी चाराजोई कैसे की जाएगी फिर जब फंड्स ही नहीं होंगे? तो बिल्कुल इस हवाले से एक इस मामले पर बड़ा दिखाई दे रहा है कि कोशिश की जा रही है कि इस मंसूबे को जूं का तू ही रखा जाए, क्योंकि अच्छा। इसमें जब तक फंड्स की एलोकेशन नहीं होगी और इतनी खतीर रकम जो है वो जारी नहीं होगी तो ये मंसूबा अपनी मुकर्ररा जो मुद्दत है जिसमें फ़ेज़ 1 के लिए CDA कहता है कि हम जो स्वीट्स हैं 52 स्वीट्स हैं वो तकरीबन 9 माह में तामीर कर देंगे अगर फ़ंड्स की एलोकेशन होती है, और इसी के साथ साथ 200 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जो कि हम फ़ेज़ 1 में तामीर करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने 3 अरब से ज़ायद की रकम मांगी है हुकूमत से कि वो पहले फ्राहम करे उसके बाद। लेकिन अभी फंड्स जैसा कि नहीं मिल रहे तो उसके बाद ये मंसूबा और ये जो टेंडर्स जारी किए हैं मुझे लगता है कि इसमें मज़ीद ताख़ीर होगी, और ये जो सफ़ेद हाथी है ये जूं का तू ही खड़ा रहेगा, और अरकान पार्लियामेंट जो कि
हर टेन्योर बिल्कुल। में जो नए अरकान पार्लियामेंट आते हैं वो इस मंसूबे की तरफ देखते हैं कि उनकी रहायशें ये मुकम्मल होंगी तो फिर वो यहाँ पर रहायश पजीर हो सकेंगे। अभी जो स्पीकर बिल्कुल देखा जाए जावेद तो मंसूबों का आगाज तो कर दिया जाता है, उन्हें पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता है और डिले की वजह से मजीद महंगे होते चले जाते हैं। करोड़ों के मंसूबे अरबों तक पहुंच जाते हैं और उसका कोई भी सदेबाब नहीं होता, कोई भी हल मौजूद नहीं होता और वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। नाज़रीन, आज के अहम मौज़ूआत की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है ज़िम्मेदारान इन तमाम मामलात की जानिब अपनी तवज्जो ज़रूर मरकूज करेंगे। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। मज़ीद खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।